नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासत का दूसरा प्रयोग आज शुरू हो चुका है। पहला एक्सपेरिमेंट राहुल गांधी कर रहे हैं, तो दूसरा प्रयोग किसने शुरू कर दिया? नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए एक नैरेटिव राहुल गांधी बना रहे हैं, तो आज दो बड़े नेता कहां मिले जो कह रहे हैं ना मोदी चाहिए ना राहुल। नरेंद्र मोदी को खतरा बताने वाले नेताओं की बंद कमरे में मीटिंग रोज हो रही है। इसी मीटिंग में तय होता है संसद में क्या होना है, कितनी देर धरना देना है, काली पट्टी बांधकर कहां जाना है, हाथ में तख्ती उठानी है और उस तख्ती पर क्या लिखना है, आज कौन से नारे लगाने हैं और नारे लगाएगा कौन। लेकिन आज एक और नई डेवलपमेंट हुई। मोदी विरोधी जो नेता बंद कमरे में मिलते हैं, उनके बीच भी फूट पड़ गई। मोदी विरोधी कैंप 5 टुकड़ों में बंट गया है। मोदी पर कितनी आंच आएगी जब सामने होंगे वो 5? सियासत की इस अनटोल्ड स्टोरी की पूरी हकीकत आपको बताते हैं इस रिपोर्ट से। मोदी ने कहा था एक अकेला, और उधर सियासी दुश्मनों का मेला। राहुल, केजरीवाल, ममता, अखिलेश, ओवैसी, सबका अपना अपना खेला। आज मोदी के दुश्मनों के इसी खेल को समझते हैं। क्या राहुल ही मोदी के असली चैलेंजर हैं? क्या केजरीवाल का 24 वाला ड्रीम डेंजर में है? क्या ममता अखिलेश के बीच इसीलिए सीक्रेट गठबंधन है, या फिर भाईजान इस सियासी लड़ाई में एक्स फैक्टर है? पिछले 2 हफ्तों से जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ये सियासी तमाशा कितने दिन तक चलेगा? कौन भ्रष्ट है, कौन त्रस्त है, किसका क्या संदेश है, किसका क्या कलेश है? सब मिले हुए हैं या अलग अलग खेल रहे हैं? कौन किसके साथ है? पर्दे के पीछे किसने पकड़ा किसका हाथ है? कांग्रेस साइलेंट मोड वाला पोस्टर घुमाकर मोदी पर वायलेंट है। केजरीवाल की पार्टी के नेता एनकाउंटर पर दो, विपक्ष को खत्म कर दो का प्रस्ताव घुमाकर पब्लिसिटी बटोर रहे हैं। दीदी की पार्टी के नेता संसद को ब्लैक चेंबर डिक्लेयर कर चुके हैं। अखिलेश कोलकाता में बैठकर दीदी संग नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी बिहार कूच करने का ब्लूप्रिंट रेडी कर चुके हैं, पोस्टर छप चुके हैं। लड़ाई 1 वर्सेस ऑल की है। एक फ्रंट पर नहीं, कई फ्रंट पर है। एक लेवल नहीं, अलग अलग लेवल। हर लेवल पर मोदी को टारगेट करने वाला अलग अलग फ्लेवर। लेवल 1 है मोदी के खिलाफ पोस्टर वॉर। लेवल 2 है राहुल का अडानी वाला हथियार। लेवल 3 है केजरीवाल का दिल्ली वाला सियासी बवाल। लेवल 4 है ममता और अखिलेश की पॉलिटिकल मुलाकात। और लेवल 5 है भाईजान का सीमांचल अधिकार यात्रा वाला सियासी ऐलान। मोदी वर्सेस ऑल की इस लड़ाई में फाइट भी है, कैमरा भी है, एक्शन भी है, रिएक्शन भी है, कानाफूसी भी है। क्या दिखना चाहिए, क्या बिकना चाहिए? संसद ठप होगा तो कहां धरना प्रदर्शन होगा, कहां कहां बैठेगा, किसके लिए कुर्सी आएगी, कौन जमीन पर बैठेगा, कौन क्या नारा देगा, कौन पीछे से आवाज देगा? 24 घंटे से इसी की फुल कोरियोग्राफी हो रही है। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, अरे भाईगिरी बंद करो, अरे लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे लोकतंत्र में मोदीशाही, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे मोदीशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 5 दिन से देश की संसद ठप पड़ी है। सोमवार को 19 मिनट, मंगलवार को 11 मिनट, बुधवार को 15 मिनट, गुरुवार को 3 मिनट और शुक्रवार को 21 मिनट, यानी 5 दिनों में कुल मिलाकर लोकसभा सिर्फ 69 मिनट तक चली। और इन 69 मिनटों में भी कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी कह रही है राहुल माफी मांगो, कांग्रेस कह रही है मोदी माफी मांगो। बीजेपी राहुल की फाइल निकाल रही है,
तो कांग्रेस मोदी की फाइल घुमा रही है। बीजेपी राहुल को एंटी नेशनल बता रही है। कांग्रेस मोदी पर निशाना साध रही है। इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए। राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। अदानी का मामला जो उनके ऊपर आया है उसको छिपाने के लिए, उसको ये करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एंटी नेशनल हो सकते हैं? डेमोक्रेसी के बारे में अगर कहीं डिबेट होता, डिबेट में कोई बात करते हैं तो क्या वो एंटी नेशनल होते हैं? कांग्रेस ने इस लड़ाई की लाइन क्लियर कर दी है। सत्ता पक्ष एक शब्द ढूंढेगा, विपक्ष दूसरा शब्द ढूंढकर लाएगा। बीजेपी के निशिकांत दुबे कहते हैं राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो, तो जवाब में कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं। यानी संसद के अंदर और संसद के बाहर फुल ऑफेंसिव मोड ऑन है। ऐसा है, मैं राहुल के लिए एक ही कहा करता हूं कि वह अपने अज्ञान का मास्टर है। प्रभु उसको ज्ञान दे ताकि वो सद्बुद्धि से काम कर सके, नहीं तो जय श्री राम और जय सिया राम में भेद करता रहेगा। क्योंकि लक्ष्मी एक में श्री रूप में है, एक में सिया रूप में है, तो दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो इसलिए उसके अज्ञान के लिए मैं यही कहूँगा। दूसरा, हमने जिन विदेशियों से अपनी मुक्ति के लिए इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, उन विदेशियों से सहायता मांगना यह देश के स्वतंत्रता सेनानियों का घोर अपमान है। यह स्वतंत्रता की जंग लड़ने वाली कांग्रेस का भी घोर अपमान है। और विदेशियों से मांग कर उन्होंने ये बता दिया कि वह अपनी सत्ता के लिए विदेशियों से भी हाथ मिला सकते हैं, यानी भारत को गुलामी की ओर धकेल सकते हैं। निंदनीय है। प्रभु से प्रार्थना करूंगा उनका ये द्वीपा स्वप्न कभी सफल ना हो और कांग्रेस को सद्बुद्धि आए कि वे अपने नेता को सन्मार्ग पर लेकर जाए। 11 बजते ही लोकसभा में एक्शन शुरू हो जाता है। 11:01 पर राहुल एक्टिव हो जाते हैं। कांग्रेस का इकोसिस्टम आधे घंटे बाद लोकसभा का वीडियो वायरल कराने में बिजी हो जाती है। टैक्स पर गौर कीजिए, क्या फिट किया जाता है, कहा जाता है बीजेपी के सांसदों ने हंगामा किया, सदन की कार्यवाही म्यूट कर दी गई। लेकिन सच तो यह है कि हंगामा दोनों तरफ से हो रहा था। बीजेपी वाले राहुल माफी मांगो के नारे लगा रहे थे, कांग्रेस वाले राहुल के फेवर में माहौल बना रहे थे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी ने संसद को म्यूट कर दिया, मगर ये नहीं बता रही कि वो टेक्निकल ग्लिच था। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान ऑडियो में ही गड़बड़ था। मगर विपक्ष ने सच छिपाया, झूठ फैलाया और सदन से बाहर निकलते ही, कैमरा ऑन होते ही एक एक सीन की कोरियोग्राफी शुरू हो गई। राहुल और सोनिया गांधी पैदल चलेंगे, धरने वाली जगह तक पहुंचेंगे। पहले सोनिया के लिए, फिर राहुल के लिए कुर्सी मंगाई जाएगी, सब आकर बैठेंगे और मोदी हटाओ नारेबाजी शुरू हो जाएगी। जिस वक्त ये सब हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस की ट्विटर आर्मी भी फॉल्स नैरेटिव देने में बिजी थी। कांग्रेस की टाइमलाइन पर साइलेंस, म्यूट, टर्न ऑफ, लोकतंत्र को झटका जैसे शब्द घूमने लगे। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम एक्टिव हुए। पहले बघेल ने माइक बंद वाला ट्वीट किया, फिर गहलोत ने वही एजेंडा फिट किया। राजस्थान विधानसभा में उसी को रिपीट किया। हम आपकी जनता को यहाँ रखते हैं, विपक्षी जनता को। हम कोई दिल्ली की सरकार की तरह नहीं है
जो विपरीत की परवाह नहीं करे, माइक बंद कर देते हैं, बोल देते नहीं हैं। आज तो हद्दी कर दी, पूरी प्रोसीडिंग बंद कर दी। इसलिए हम बार बार कहते हैं देश की दिशा में जा रहा है। ये देश कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है। इस लोकतंत्र का क्या होगा कोई नहीं जानता। हालात ये है, वो बहस का विषय अभी नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता, पर हालात बड़े गंभीर है। आप भी और हम भी सब जो है उद्देश्य हम सबका एक है, इसलिए थोड़ी चिंता आपको भी होनी चाहिए। बहुत हालात स्थिति अच्छी नहीं है। धड़ाधड़ ट्विटर स्टॉर्म लाया गया। अचानक लोकतंत्र फिर से खतरे में पड़ गया। मोदी ने अडानी के लिए सदन म्यूट कर दिया। लोकतंत्र म्यूट हो गया। मोडानी का म्यूट मंत्र। यही पोस्टर अलग अलग तरह से रिपीट हुआ। जयराम रमेश ने डेमोक्रेसी को तानाशाही से जोड़ दिया। जबरदस्त तरीके से पोस्टरबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस की हर टाइमलाइन पर एक और मनगढ़ंत कहानी परोस दी गई। लेकिन म्यूट वाला भ्रम फैलाने के बाद यह किसी ने नहीं बताया कि वो एक टेक्निकल ग्लिच था, ना कि मोदी ने ऑडियो का लेवल कम किया था। सब ठीक है, सदन के अंदर ये क्यों नहीं बताते? अगर दम है, हिम्मत है, जिक्र है तो सदन के अंदर आके राहुल गांधी जी भी बोले, सरकार भी बोले, तब ना आम लोगों के पास ये वार्ता जाएगी ये कौन गलत है कौन सही है। बाहर बाहर घूमते क्यों रहते हैं ये बीजेपी पार्टी? राहुल गांधी जी के डरते हैं ये बीजेपी वाले, डरने लगे। मोदी जी की 56 इंच जो छाती राहुल गांधी जी की डर से वो सिकुड़ते जा रहे हैं, ये मैं जरूर कहूंगा। राहुल इस वक्त 24-24 तो नहीं कर रहे, हाँ 24 घंटे से अडानी अडानी, मोदी मोदी जरूर कर रहे हैं। ये बात सही है कि राहुल ने अचानक सारी हेडलाइन ग्रैब की है। राहुल ने जितनी हेडलाइन भारत जोड़ो यात्रा में नहीं बनाई, वो 10 दिन में बना ली। चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, राहुल ने माइलेज लेने की पूरी कोशिश की है। और ये फैक्ट है कि मोदी और राहुल की लड़ाई दोनों को सूट करती है, मगर जब बात चुनावों की आती है तो फायदा मोदी को ही मिलता है, राहुल पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर अब यह तक चलने लगा है कि राहुल का अडानी वाला कार्ड कहीं 19 की तरह रफाल वाली फुलझड़ी ना निकले। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जब भारत के किसी मुख्य विपक्षी दल के नेता ने जाकर विदेश में दूसरे देशों से प्रतिक्रिया मांगने की बात कही हो और उन्हें लोकतंत्र का रखवाला कहा हो। मैं राहुल गांधी जी को याद दिला देना चाहता हूं, 1977 में सत्ता से हटने के बाद शायद 1978 या 79 में इंदिरा जी भी गई थी लंदन। उन्होंने भी कभी यह नहीं बोला था, जबकि शायद जहां तक मुझे ध्यान है वो जेल से बाहर निकलने के बाद गई थी। मगर अफसोस कि उन्होंने भारत की इस लोकतांत्रिक परंपरा के साथ और पूरे भारत का जो अपमान किया, इसके लिए उनको बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। किसी भी विषय के ऊपर किसी सांसद को कब बोलना है, क्या बोलना है, यह लोकसभा अध्यक्ष सदन की व्यवस्था को देखते हुए वह समय और व्यवस्था तय कर सकते हैं कि कैसे बोलना है। जहां तक जो आपने बात कही कि जो कांग्रेस ने बात कही है विशेषाधिकार समिति को देने का, तो यह विषय संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित है। वो सरनेम वाली जो आपने बात कही ना, उसी के संदर्भ में, तो यह विषय सरनेम का विषय संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित है और एक ऐसे परिवार के विषय में है जो देश के ऊपर अपना सर्वाधिकार मानता था। तो मुझे लगता है उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनाधिकार होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही राहुल मोदी के चैलेंजर नंबर 1 होते दिखते हैं, केजरीवाल तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। केजरीवाल का पैटर्न सिंपल है, मैं काम की बात करूंगा, मेरी पार्टी के बाकी नेता सुबह शाम दिन रात मोदी को गाली देंगे। एग्जाम्पल देखिए, केजरीवाल और दिल्ली के एलजी की आपस में बनती नहीं, लेकिन जब दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होता है, दिल्ली के एलजी केजरीवाल सरकार को लेकर कुछ अच्छी बातें कहते हैं, अड़चनों का जिक्र करते हैं, तो बाहर कैमरे पर आकर केजरीवाल इशारों इशारों में उन्हें थैंक यू कहते हैं, लेकिन यहाँ भी टारगेट मोदी को ही करते हैं। सरकार को के अंदर किस्म किस्म की इंटरफेरेंस हम लोग देख रहे हैं किस तरह से की जा रही है। सरकार का काम, चुनी हुई सरकार को काम ना करने देने के लिए किस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन सारी परेशानियों को लांघते हुए जनता को साथ लेके आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं समझता हूँ ये छोटी बातें हैं, जनतंत्र की इज्जत करनी चाहिए।
2 करोड़ लोगों ने अगर किसी सरकार को चुन के भेजा है तो उस सरकार को काम करने देना चाहिए। उस सरकार को अगर आप काम नहीं करने देंगे, तरह तरह की अड़चने अड़ाएंगे, तो ये सही नहीं है। यही पैटर्न आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन पर दिखता है। एलजी पर डायरेक्ट असॉल्ट होता है, उन्हें गुंडा तक कह दिया जाता है, जबकि इसके उलट दिल्ली के एलजी बड़ा दिल दिखाते हुए आपकी हर गाली का जवाब शेर व शायरी से देते हैं। दिल्ली की सरकार को अपनी सरकार बताते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ जो मर्यादाएं होती हैं बोलने की वो टूटी हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक पेड़ ने बड़ी खूबसूरत बात कही है हवा के लिए, वो मैं यहाँ पर कहकर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि रोज गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से टूटते नहीं रिश्ते मेरे। रिश्ते बने रहेंगे ऐसा? बिल्कुल बने रहेंगे। ये हमारी सरकार है, हमारे रिश्ते कैसे खराब होते? मगर कड़वी बातें बोलने के शौकीन लोगों को शायद अच्छी बात पचती नहीं। केजरीवाल एंड कंपनी की यह कड़वाहट इसलिए है क्योंकि शराब घोटाले में ईडी को मनीष सिसोदिया की रिमांड और 5 दिनों के लिए मिल गई है। आपने नोट किया होगा कि इन दिनों सिसोदिया जैसे ही कैमरे से गुजरते हैं 5 सेकंड के लिए मुस्कुराते हैं, हर फ्रेम में हंसते नजर आते हैं। ऐसा क्यों है, ये समझिए। ईडी सिसोदिया से पूछताछ और जांच के आधार पर कहती है कि सिसोदिया ने किसी और शख्स के नाम पर फोन खरीदे, डिजिटल एविडेंस मिटाए, पुराना फोन क्यों बदला इसकी जानकारी नहीं दे पाए, पुराने फोन का क्या किया पूछताछ में ये भी नहीं बताया। सिसोदिया ने पूछताछ में माना है कि वो लंबे समय से एक मोबाइल फोन यूज कर रहे थे, जिसे जुलाई 2022 में बदल दिया। पूछताछ में और भी कई खुलासे हुए हैं। ईडी अंदर कुछ और कह रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता हर थोड़ी थोड़ी देर में कैमरे पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये फैला रहे हैं कि ईडी को कुछ नहीं मिला, सिसोदिया ने कुछ नहीं बताया। यानी ये सब आपके उसी मनगढ़ंत सोर्स का किस्सा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबरन अपने आका के कहने पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। पहले सीबीआई ने रिमांड ली। सीबीआई की रिमांड जब पूरी हो रही थी तो 10 महीने तक हिंदुस्तान की सबसे तेज तर्रार कही जाने वाली एजेंसी ईडी, उस ईडी बेचारी को कुछ पता नहीं था। बेचारी ईडी इतनी भोली थी, उसको कुछ भी मालूम नहीं था। अचानक रातों रात जब मनीष सिसोदिया की सीबीआई के मामले में जमानत की याचिका की सुनवाई होनी थी, उसके एक दिन पहले ईडी आती है, वो कहती है हमको पूछताछ करनी है, हमें रिमांड दो। 7 दिन की रिमांड ले लिए, पूछताछ कर लिए, फिर आ गए अभी और पूछताछ करनी है, रिमांड दो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरा देश देख रहा है। आपने उस मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया, यह देश इस बात को भूलेगा नहीं। 12-12 दिन की रिमांड ईडी की, 10-10 दिन की रिमांड सीबीआई की। कभी आपने सुना ऐसा आतंकवादियों के साथ भी व्यवहार नहीं किया जाता जैसा मनीष सिसोदिया के साथ व्यवहार किया जा रहा है, और तब जबकि कुछ नहीं निकला। आज मनीष सिसोदिया जी जेल में इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, वो जेल में इसलिए हैं कि बीजेपी की एजेंसी जांच की आड़ में कहती है कि हमें उन्हें जेल में रख के सवाल पूछने हैं। ये एजेंसियां जांच की आड़ में मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहती हैं और कोर्ट में आकर रिमांड एप्लीकेशन डालकर कहो 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए। मकसद यही है कि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकले। ये तो केजरीवाल का कैंप हुआ। उधर राहुल और मोदी के बाकी विरोधियों के उलट दीदी की लाइन क्लियर है। टीएमसी अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच से खुश है। टीएमसी कह रही है कि उसे इस झगड़े में नहीं पड़ना। 24 की लड़ाई 1 to 1 यानी मोदी बनाम राहुल ना हो, इसीलिए दीदी ने अभी से घेराबंदी शुरू कर दी है। इस वक्त कोलकाता में एक अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है। मीटिंग लखनऊ में नहीं, कोलकाता में हो रही है। अखिलेश और दीदी मिल रहे हैं। संकेत मिल चुके हैं। कांग्रेस को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। नया गठबंधन रेडी होने वाला है। बंगाल में हम लोग पहली बार नहीं आए हैं, 5-6 बार, ये 6वीं बार हम लोग आए हैं।
और बंगाल के लोगों ने हमेशा संदेश दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक हो रही है, 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, उसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ करके एक दूसरे को सुझाव देंगे। पार्टी किस रास्ते चले उस दिशा तय करेंगे। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना चाहिए, जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। और आप लोग जो देख रहे होंगे बंगाल में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे है, न जाने कितनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स यूपी में सबसे ज्यादा समाजवादियों के ऊपर हुई है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से दीदी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। बंगाल से सफाया हो, झारखंड से सफाया हो, यूपी से सफाया हो और दक्षिण भारत से भी सफाया भारतीय जनता पार्टी का हो। क्या होगा आने वाले समय में, ये चुनाव के बाद ही तय होगा। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार में है वहां कहीं लोकतंत्र नहीं बचा। अखिलेश के ट्वीट को गौर से पढ़िए। कोलकाता में एक मुलाकात, सबकी आदरणीय दीदी के साथ। मैसेज साउंड एंड क्लियर है। अखिलेश ने गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से बराबर दूरी बनाकर रखेगी। टीएमसी ने भी यही लाइन दी है। कांग्रेस को अभी से टाटा बाय बाय कर दिया है। देखिए, 2024 के लिए आप थर्ड फ्रंट बोलें, अलायंस बोलें या कोई गठबंधन होगा या क्या नाम दिया जाएगा, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आज देश में चरम सीमा पर महंगाई है, हमारा नौजवान भटक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है। और किसान, जिसको ये सपना दिखाया गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, आज किसान बर्बाद हो गया है। कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे। इधर बहुत सारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई एक ऐसा गठबंधन हो, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मिल करके सब काम करें। और जहां तक सवाल नाम का है वो बाद में तय किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के कोशिश कर रहे हैं, स्टालिन भी कोशिश कर रहे हैं, आदरणीय ममता दीदी भी कोशिश कर रही हैं। तो ये प्रयास लगातार चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास सफल हो। स्वाभाविक है क्योंकि मीटिंग में ये बात जरूर आएगी। 24 का चुनाव दिल्ली का चुनाव है और ये सवाल जरूर मीटिंग में होगा। मैं समझता हूँ वरिष्ठ लीडर्स हैं, कुछ न कुछ राय और सुझाव जरूर देंगे। दूसरी तरफ भाईजान भी बिहार जाकर दहाड़ने वाले हैं। ओवैसी की सीमांचल अधिकार यात्रा का पोस्टर आ गया है। 24 से पहले नए नए समीकरण, नया नया ट्रेलर दिखने लगा है। नोट करने वाली बात यह है कि टोली कोई भी हो, सबके टारगेट पर मोदी ही है। बागेश्वर बाबा बार बार कहते हैं कि सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति से उनका सामना हो ही जाता है। बाबा तो सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन सियासत उनसे दूर नहीं रह पाती। बागेश्वर बाबा कल मुंबई जाने वाले हैं और सियासत उनसे पहले वहां पहुंच गई। जो नेता बाबा के चेले हुआ करते थे वो अब उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। जो बागेश्वर धाम की जय जय करते थे वो अब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को भय दिखा रहे हैं। क्या बाबा राजनीति का यह खेल समझ पा रहे हैं? माया नगरी के कौन से माया जाल में आकर बाबा का पर्चा लीक हो गया? बाबा का कायदे और फायदे वाला डायलॉग मुंबई में हिट होगा या फ्लॉप? बाबा की चौखट पर माथा टिकाने वाले अब बाबा को ठिकाने लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना है। श्री सीताराम मुंबई वाले पागलों, करो बब्बू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदर। महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर की एंट्री होने वाली है। डेट, टाइम, लोकेशन सब कुछ फिक्स हो गया है, लेकिन बाबा बागेश्वर की एंट्री से पहले मुंबई में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। जो कांग्रेस एमपी में बाबा के सामने नतमस्तक होती है, वही कांग्रेस महाराष्ट्र में बाबा का विरोध कर रही है। जो शिवसेना उद्धव हिंदुत्व का झंडा उठाने का दावा करती है, वही हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर को रोक रही है। और दोनों के साथ शरद पवार की एनसीपी भी बहती गंगा में हाथ धो रही है। संत तुकाराम का नाम बाबा के विरोध वाली लाइन पकड़ रही है।
संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी का अवमान करने वाले को सिर्फ माफ़ी मांगने से नहीं चलेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए, ये मांग हमारी है। क्या हिंदू का ठेका क्या बीजेपी ने ले लिया? मैं खुद हिंदू हूँ, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपने आप को हिंदू के खुद ही महामहिम समझने लगे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का भाषा उन्हें बंद करना चाहिए। संत तुकाराम महाराज ये हमारे लिए एक अस्मिता का विषय है। अगर कोई महाराष्ट्र की भूमि में संत तुकाराम महाराज का अपमान कोई करता है तो ऐसे व्यक्ति पर का हम निषेध करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि बागेश्वर ने किसका अपमान किया है? जिस संत को पूरा महाराष्ट्र अपना प्यार मानता है, जिस संत ने पूरे महाराष्ट्र के मिट्टी में अपने विचार डाले हैं और वही महाराष्ट्र आगे बढ़ा है, तो आप जब उस आदमी को बुला रहे हैं जिसने महाराष्ट्र के इस संत का अपमान किया, इसका मतलब महाराष्ट्र का अपमान किया है, तो आप उसको बुला करके ये साबित कर रहे हो कि आपको महाराष्ट्र के बारे में प्यार ही नहीं है। मुझे महाराष्ट्र को अपमानित करने वाला कोई भी आदमी, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। तो क्या वाकई बाबा का विरोध संत तुकाराम पर दिए बयान को लेकर हो रहा है, या फिर बाबा के मंच पर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी से महाविकास अघाड़ी को डर सता रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि संत तुकाराम को लेकर बाबा बागेश्वर ने जिस प्रसंग का जिक्र किया और जब उसे लेकर विरोध हुआ तो बाबा ने खुद आगे आकर न केवल माफी मांगी बल्कि संत तुकाराम के प्रति सम्मान और निष्ठा को भी जाहिर किया। संत तुकाराम के बारे में क्या कहा? संत तुकाराम को आपने कहा संत तुकाराम की लुगाई रोज उन्हें मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से, तो किसी ने उनसे पूछा तुम रोज लुगाई से पिटते हो, शर्म नहीं आती? इसमें बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा वो हुआ। हमने एक कथा पढ़ी थी एक पुस्तक में, उसमें लिखा था कि उनकी पत्नी झगड़ालू, बड़ी ईर्षालु थी, बड़ी विचित्र थी, और वो संत तुकाराम जी को एक बार गन्ने के लिए भेजती, गन्ना वो एक लेकर शाम को आते तो वो उनके शरीर पर प्रहार कर देती, एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते। पर तुकाराम बहुत अद्भुत महापुरुष थे, उन्होंने कहा देख तू कितनी ज्ञानवान है, पहले गन्ना एक था हम लोग 2 थे, तूने मेरे शरीर पर प्रहार करके गन्ने के 2 टुकड़े कर दिया, अब एक तू चूस एक मैं लूं। तो लेकिन आपने जो बोलचाल उसमें बिगड़ा जिस अंदाज में कहा था वो सम्मानजनक नहीं था, समाज के लिए असभ्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम अपनी भाषा से समझने का कोशिश करते हैं, जो कई बार हमारी भाषा लोगों के अनुरूप फिट नहीं। कभी आपको नहीं लगता कि संत तुकाराम जैसे महान संत के बारे में ये कह दिया, उसके लिए हमें गलती माननी चाहिए? बिल्कुल, अगर ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा तो संतों के प्रति हमारे हृदय में अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम। और हम स्वप्न में भी, हम तो खुद साधु परंपरा से जीवित हुए हैं, नालायक से बोलने लायक संतों के कारण हुए, और हम अगर संतों का अनादर करेंगे तो अपनी जिंदगी में हम रहेंगे कहाँ? तो हम तो विनम्रता पूर्वक अगर किसी को ठेस पहुंचा तो हमें नहीं लगता कि हमारे द्वारा उनको ऐसा कहा, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंचा और शब्द ऐसा मुंह से फिसल गया तो हम क्षमा प्रार्थी, कोई संदेह। सोचने वाली बात है कि महाराष्ट्र में बाबा को रोकने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले तुकाराम का मुद्दा उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ वोट पाने के लिए एमपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपने सिपहसालारों के साथ बाबा के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, आज आप बालाजी के दर्शन में आई गए। मैं हनुमान भक्त हूँ, मैंने सबसे बड़ा मंदिर छिंदवाड़ा में अपने जिले में बनाया, हनुमान जी का आशीर्वाद में लेने आया था, उन्हें प्रणाम करने आया था। सर बीजेपी को तो अब कहने का मौका मिल जाएगा कि सॉफ्ट हिंदू तो आप बिल्कुल अहम चुनाव के समय में आप लोग अपना लेते हैं। बीजेपी ने क्या धर्म का और हिंदू का ठेका लिया हुआ है। अब कांग्रेस के इसी कंफ्यूजन पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता राम कदम चुनाव में कांग्रेस को हिंदुत्व याद आने वाली थ्योरी समझा रहे हैं, और बाबा को रोकने का दावा करने वाले नाना पटोले बीजेपी को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट न देने की एडवाइस दे रहे हैं। कांग्रेस का विरोध हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू समाज के संत, साधु समागम, इन सभी को कांग्रेस का प्रखर विरोध शुरू से रहा है और अभी जोर से लोगों के सामने दिख रहा है। उन्हें हिंदू साधु संतों की या हिंदू समाज की याद उस वक्त आती है जब चुनाव समीप होते हैं, और चुनाव समाप्त हो जाने के बाद उनकी सारी नौटंकी खत्म होकर के उनका असली चेहरा
लोगों के सामने आता है। मुझे यही मेरा सवाल एकदम सिंपल और सीधा है। मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को उसके कार्यक्रम को बैन करने के लिए नहीं कहा है। मैंने यही कहा है कि जो तुकाराम महाराज जी को जिस तरह का वक्तव्य जो अपमानजनक जो वाक्य को यूज़ किया है, उसके सवाल का जवाब सरकार हमें दे, क्योंकि आप भी तुकाराम महाराज जी को मानते हो, अर्थसंकल्प में उनका नाम आपने लिया है। मेरा इतना ही कहना है। तो बीजेपी बोलना लगे कि भाई हम हिंदू विरोधी है। क्या हिंदू का ठेका क्या बीजेपी ने ले लिया? मैं खुद हिंदू हूँ, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपने आप को हिंदू के खुद ही महामहिम समझने लगे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का भाषा उन्हें बंद करना चाहिए। महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर पर सियासी संग्राम जारी है। मुंबई में बाबा बागेश्वर की फैन फॉलोइंग कितनी है, इसे आप 4 महीने पुरानी इस तस्वीर को देखकर समझिए। ये तस्वीर भी मीरा रोड की ही है और कल बाबा एक बार फिर मीरा रोड पर ही सेंट्रल पार्क में अपना दरबार सजाने वाले हैं। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। सेंट्रल पार्क मैदान, एसके स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का। दूसरे दिन आशीर्वचन भभूति वितरण है। सभी बागेश्वर धाम से जुड़े हुए अनुयायियों को और श्री सीताराम नाम भगवान के सभी परिकर को हम यह इस वीडियो के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ, खूब कृपा सब पर बनी रहे। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना है। श्री सीताराम मुंबई वाले पागलो, करो भव्य तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदलधारी। जिस मैदान में बाबा का प्रोग्राम होना है उसकी कैपेसिटी 1 लाख से ज्यादा की है। बाबा के भक्तों को कोई प्रॉब्लम न हो, इसके लिए 7 कॉमन एंट्री गेट और 2 VIP एंट्री गेट बनाए गए हैं। सिक्योरिटी को लेकर भी प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं। आसपास के तमाम होटल्स और लॉज एक दिन पहले से ही फुल हो गए हैं। वेस्टर्न रेलवे भी 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा लोकल ट्रेन ऑपरेट करने वाली है। मतलब विरोध के बीच मुंबई में बाबा बागेश्वर के शो को ग्रैंड बनाने की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है, इसे समझने के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की इस तस्वीर को भी देखिए। ये तस्वीर नागपुर की है। जब बाबा ने नागपुर में कथा की थी तो मंच पर आकर फडणवीस ने बाबा से आशीर्वाद लिया था। बाबा के मंच पर आकर खुद को सौभाग्यशाली बताया था। सब पर बालाजी की कृपा बनाए रखने की बात कही थी। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बागेश्वर धाम बालाजी इनका दर्शन लेने हेतु मैं यहाँ पर पहुँचा और हमारे शास्त्री जी जो प्रभु श्री राम जी की कथा हम तक पहुँचाते हैं और इस कथा के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद भी देते हैं। आज उनका भी दर्शन करने का लाभ यहाँ पर मिला। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रभु श्री राम जी ये हमारे लिए केवल ईश्वर नहीं है, तो वो हमारे राष्ट्र पुरुष भी है। इसलिए मैं शास्त्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने नागपुर में प्रभु श्री राम जी के साथ और हमारे बागेश्वर बालाजी के साथ हम सभी को मिलाया और इसी प्रकार से बागेश्वर बालाजी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अब देवेंद्र फडणवीस की यही बाबा भक्ति कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि बाबा के फॉलोअर जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसका फायदा बीजेपी को ही मिलने वाला है। कांग्रेस को टेंशन इस बात की भी है कि महाराष्ट्र के अंदर बाबा के अनुयायियों में फडणवीस अकेले नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस लिस्ट में शामिल हैं और बाबा खुलकर गडकरी की तारीफ भी करते हैं। पूरे भारत में अगर इनको मैजिक मैन कहा जाए तो हमारा बड़ा प्रेम है, चूंकि श्री नितिन गडकरी जी
आप एक ऐसे हैं कि पूरे भारत में ऐसी रोडें सड़कें बना दी कि नागपुर में जो हमें आने में 10 घंटे लगते अब 6 घंटा 7 में आ जाते। हाँ, तो एक दिन बैठे बैठे हम विचार कर रहे थे, जब आपसे पिछली बार मिलकर गए तो हमारे साथ में विधायक जी भी थे, तो हम आपस में चर्चा कर रहे थे टेकराम साहब, हमने कहा कि हमारे नागपुर वाले श्री गडकरी जी मैजिक मैन हैं, हाँ, बागेश्वर वाले गुरुजी मिरेकल मैन हैं, और नागपुर वाले गडकरी जी मैजिक मैन हैं। और आज देखो दोनों पीठें लग गई, रोड डलवाने हो सो इनसे जुड़ो, तो आप रोड बस स्टैंड जो बनवाने हो सो बगल में लगी कहाई गद्दी, और अपने मन मंदिर में राम जी का भवन बनवाना हो, राम कथा सुनना हो तो व्यासपीठ से जुड़ो। अब आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का विरोध बाबा से नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं से उनकी नजदीकी का है। इसलिए नाना पटोले को महीनों बाद संत तुकाराम वाला विवाद याद आ रहा है, जिस पर बाबा एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई बार खुलकर माफी मांग चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।